नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो पढ़ाई चाहे कितनों कर लीजिए, आपका समय ख़राब हो जाएगा और सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जिस तरह का कंपटीशन है, आप कल्पना करिए क्या हो सकता है। इसीलिए सिलेबस के एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप कम समय में सटीकता से सही डायरेक्शन में तैयारी कर पाएंगे और साथ ही साथ आप भटकाव से बच पाएंगे। चाहे किताबों से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे टीचर्स के माध्यम से होने वाला भटकाव हो, उससे आप बच पाएंगे और सही तैयारी कर पाएंगे। एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने फर्स्ट पेपर के बारे में बात की है। एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने बताया है कि यह क्यों ज़रूरी है, उसे भी आप देखिए। और ये जो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर की। देखिए, एक और चीज़ है, इस वीडियो के नीचे आप जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक दिया है। लेट्स मेक इट ईजी नाम का एक सीरीज़ शुरू होने वाला है। उसमें शुरू से लेकर के, जीरो से लेकर के शुरुआत करके सिलेक्शन तक की बात है कि आप कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे। उस वीडियो का आप इत्मीनान से देखें। लगभग 29 मिनट की वीडियो है और 5 तारीख तक वेट करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस आप देखने जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ और ज़्यादा डिटेल में कवर होगा। ठीक है जी। चलिए, पहला टॉपिक देखिए, सेकंड पेपर का पहला टॉपिक, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक आधार क्या है। इसके लिए तो आप सिंपल सा जो मैंने बनाया था ना, वो प्री के लिए, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐतिहासिक आधार क्या है, कैसे कैसे संविधान हमारा बना, किन चीज़ों से उसका आधार तय हुआ और इसका विकास कैसे हुआ है, बनने के बाद से भी, उसके पहले भी। ठीक है, धीरे धीरे विकसित होते होते तो संविधान बना, बनने के बाद भी संशोधन हुए, नई नई चीज़ें आई। ये सब कुछ देखना है। संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। संशोधन हुए हैं, संशोधन को लेकर शक्ति की बात हो सकती है संसद की, किसी संशोधन को उठा करके वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं, आधारभूत संरचना क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है। एक फेज था 70 के दशक के आसपास, जब संविधान, मतलब संविधान में संशोधन को लेकर के संसद हावी होना चाह रही थी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को दिखा रहा था, तो एक तरह से खींचातानी चल रही थी। उस दौरान से लेकर के आगे भी जो संविधान का विकास हुआ है, उसमें जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी क्या भूमिका रही है, उसके निर्णय। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, आधारभूत संरचना का कंसेप्ट दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस टॉपिक के तहत। इसके आगे देखिए, दूसरा टॉपिक, संघ तथा राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियाँ। समझ में आया? ठीक है, मैं समझाता। संघ सरकार है, राज्य सरकार है, इनके क्या काम है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आएंगे नहीं। इनका उत्तरदायित्व क्या है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक, और साथ ही साथ जो ये सरकारें जो काम करती हैं, चाहे वो कानून बनाने का हो, कानून को लागू करने का हो, उससे जो मुद्दे उठते हैं ना, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो संघीय ढांचा है, पहले तो आपको समझना होगा कि संघीय ढांचा क्या है, मैंने कई बार बताया है। उससे संबंधित कौन से विषय हैं। अक्सर सवाल उठता है कि संघीय ढांचे को लेकर के बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो संघीय ढांचे पर क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो शहरों की स्थानीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर शक्तियों का हस्तांतरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मुद्दे हैं उसके, वित्त का हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं, उससे क्या क्या इश्यूज निकलते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। और इस हस्तांतरण में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आगे देखिए, ये तीसरा टॉपिक, केंद्र, एक मिनट, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। वैसे तो ये यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है, लेकिन इस तरह से वहाँ मेंशन नहीं है, ये थोड़ा अलग है, बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़ मेंशनड है। ठीक है, तो वित्त आयोग की भूमिका को लेकर के आपको पढ़ाई करनी है। सिंपल है, वित्त आयोग पे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अलग से विशेष रूप से एक और बनेगा। तो वित्त आयोग क्या है, उसकी क्या भूमिका है, किस फार्मूले के तहत, आप फार्मूले में अंदर नहीं घुसना, कहने का मतलब उनका काम क्या है, सिंपल फार्मूला छोड़िए, किस फार्मूले के तहत विभाजन करते हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं आते, वो प्री की बात है।
तो उनकी भूमिका क्या है वित्त आयोग की, इसे आप समझ लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये कुछ 15-20 मिनट की बात है, वीडियो के फॉर्मेट में बात करें तो। आगे देखिए, शक्तियों का पृथक्करण कैसे हुआ है और इसमें ओवरलैप कैसे होता है, ये जो चुनौती है इसे आपको समझना पड़ेगा। विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं कौन कौन सी हैं, चाहे आप न्यायालय की बात कर लें, ट्रिब्यूनल्स की बात कर लें या कोई और व्यवस्था, ठीक। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र कैसे होंगे, उनका उदय और प्रयोग कैसे किया जाए, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जितने भी विवाद होते हैं, चाहे वो केंद्र राज्य के बीच में हो, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका इनका अपना कोई इशू हो, या जनता के बीच का किसी विवाद का हो, कोई राज्य और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी तरह का विवाद है हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था में, समाज में, तो उससे निपटने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और उनसे क्या क्या इश्यूज़ निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कभी कभी आपको लगेगा, महसूस होगा यार तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। नहीं, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, फिर से याद दिला दूं, आप 80% तक क्वेश्चन गेस कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये हर कोई जो भी अच्छे से पढ़ता है, गंभीरता से तैयारी करता है, हर कोई कर सकता है। किसी सेलेक्टेड व्यक्ति से पूछिए, किसी अनुभवी टीचर से पूछिए, वो बताएंगे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को गेस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, इस सिलेबस के आधार पे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से चीज़ें होंगी, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी चैनल पर। और साथ ही साथ जो लेट्स मेक इट इजी सीरीज़ है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे जाना जाता है कि इस बार के मेंस में कहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ, जो विशेष रूप से लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ तुलना, ये सेम सिलेबस है। देखिए, जहाँ पे भिन्नता है, जैसे वित्त आयोग की बात थी मैंने बता दिया, अदरवाइज मान के चलिए कि सब यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है ना। देखिए, जो हमारी संवैधानिक योजना थी, विशेष रूप से कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो संघ है, उस संघ में और अमेरिका के संघ में क्या अंतर है। हमारे यहाँ की जो संसदीय व्यवस्था है, ये संसदीय व्यवस्था अगर तुलना की जाए इसकी ब्रिटेन के साथ, तो उसमें क्या अंतर है, इस तरह की बातें पढ़नी है, ज़्यादा तुलना नहीं करना। ये दो ही देशों के साथ यहीं से प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से अमेरिका के साथ, वहाँ से निकले तो ब्रिटेन के साथ, ठीक। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम देख लेंगे इस टॉपिक में, टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, छठवां टॉपिक क्या कह रहा है, संसद और राज्य विधायिका। आपको संसद के बारे में पढ़ना है और राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना है। एक तो हम प्री के लिए पढ़ते हैं, संसद में जो भी मैंने बताया था आपको, एक पॉलिटी वाला प्री का बनाया था ना, कि संसद में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप कोई गलती कर रहे हैं। कम से कम एक ही वीडियो देखिए उसे, कि पॉलिटी अगर प्री दे रहे हैं तो पॉलिटी में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जाके देखिए तुरंत। तो वहाँ हमने संसद के बारे में बात की, लेकिन यहाँ संसद को अलग तरीके से पढ़ेंगे। संसद की उत्पादकता घट रही है, आप देख रहे हैं लोग माइक तोड़ देते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं, जो गुणवत्ता कम हो रही है, उस तरह से चर्चा नहीं होती जैसे पहले होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ हमें समझनी है। राज्य विधायिका को भी इसी नज़रिए से देखना है। बाकी थोड़ा सा ये लिखा है बस, संरचना के बारे में आपको समझना है, काम कैसे होता है, यहाँ से फिर प्रश्न बनेंगे, कार्य का संचालन कैसे होता है, यहाँ बाधाएं आती हैं, यहाँ से शक्तियाँ क्या हैं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं और इससे संबंधित इश्यूज़ क्या हैं, बस यही पढ़ना है। आगे देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। संगठन और कार्य, इन्हीं का संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, कुल मिला के ये है। आपको कार्यपालिका के बारे में बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक। न्यायपालिका के बारे में बेसिक समझ, ये क्या करते हैं, इनका संरचना कैसा है, जो भी है। और सरकार जो काम करती है उसमें जो प्रभाव समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, कुछ संघ बने हुए हैं, औपचारिक अनौपचारिक, आप किसान संघ सुनते हैं और भी ट्रेड यूनियन सुनते हैं, इनकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। क्योंकि नीतियाँ बनाने में, सरकार के निर्णयों को लेने में इनकी भूमिका काफ़ी बड़ी होती है। सरकार कौन से फैसले लेगी उस पर असर होता है। अभी देखिए, आंदोलन चल रहे थे किसानों के, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि आने वाले मेंस में, इस साल के मेंस तो पक्का है, जो 2021 में मेंस हो गए यूपीएससी के और पीसीएस के, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही गेस करते हैं चीज़ों को। तो इनका कैसे रोल है सरकार के निर्णय बदलने में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक छोटा सा दे दिया यहाँ पे, PIL, जनहितवाद क्या है,
प्री के लिए हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, आगे क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। और ये जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था आज़ादी के बाद, वहाँ से उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। कभी कभी किसी प्रावधान को लेकर कह दिया जाता है कि इसकी क्या समस्याएं हैं, क्या इसमें बदलाव होने चाहिए और क्या आगे और आप सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है। आगे देखिए, जिनको ये नहीं पता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, तो बेसिक मैं बता दूं। देखो, चुनाव हमारे यहाँ कैसे होंगे, सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर, ये सारी चीज़ें उसमें है, बेसिकली चुनाव से संबंधित है। ठीक, आगे सिलेबस का 9वां टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। इसके लिए प्री का जो मैंने एक वीडियो बनाया ना, उसमें सारे संवैधानिक पद हैं, उनमें नियुक्ति कैसे होती है। लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें देखना है, सबका नहीं पढ़ना है, सही बताएं तो जो चर्चा में रहेगा उसी को पढ़ लेना। ठीक, शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वित्त आयोग चर्चा में रहेगा, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इन पे कोई बात हो, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चुनाव आयोग चर्चा में रहता है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, बार बार बने हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, उनके काम क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इसके बाद सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, इसकी वीडियो प्री के लिए आनी अभी बाकी है। मैंने बताया था कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक, इनमें क्या अंतर है। तो जो गैर संवैधानिक है ना, उनको इधर सांविधिक में रख सकते हैं। सांविधिक का मतलब है कि कानून बना करके कोई संस्था बनाई गई, विनियामक रेगुलेशन के लिए कोई संस्था बनी है, अर्ध न्यायिक निकाय हैं, और एक मिनट, हाँ, यहाँ नीति आयोग भी अर्ध न्यायिक निकाय है, उनके क्या काम है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। नीति आयोग के बारे में आप पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं और कार्यभाग के बारे में आप विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। बस सिंपल है। आगे देखिए, इसको मैं पढ़ूँ, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, मतलब कि सरकार क्या क्या नीतियां बना रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे विकास होगा, सरकार उसमें क्या कर रही है, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अभी कई कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं ना कि देखने में लग रहा है अरे बाप रे, इतना भारी शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जो आप नीतियाँ बना रहे हो बेसिकली, उससे क्या विषय उत्पन्न होते हैं, कार्यान्वयन जब उनका आप कर रहे हैं तो उनसे कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, इधर कहीं अभी देखेंगे हम ई गवर्नेंस, वहाँ से आएंगे। तो ये वाला आप वैसे हल्के में ले, लेकिन हल्के में नहीं लेना। कहने का मतलब ये है कि इसको समझ के छोड़ देना, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना इसको, क्योंकि सूचना और संचार का इस्तेमाल आप गवर्नेंस में कैसे करेंगे, ये एंगल बनता है प्रश्न का। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि ये टॉपिक तो सारे ठीक है, समझ में आ गए, किस तरह से इन्हें तैयार करना है। और ये कैसे, मेरी बात सुन के थोड़ी करेंगे आप, आपको जो पिछले साल के प्रश्न हैं उन पर भरोसा करना है, उनके अनुसार आपको सोचना है कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, वो तो मैं कवर करा ही दूंगा, बहुत जल्दी उस पर सीरीज आएगी, वीडियोज़ आएंगी। और यूपीएससी के जितने सिलेबस चेंज होने के बाद जितने प्रश्न आए हैं वो सारे, यूपीपीसीएस के सारे, ये हम कवर करेंगे। तभी तो आपके अंदर वो क्षमता आएगी जिससे आप ये गेस कर पाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं आगे। सिर्फ मेरी कहानी सुनने से नहीं, मैं आपको चाहता हूँ इस लायक बना दूँ कि आप किसी की ज़रूरत आपको ना हो, आप खुद से अपने आप को हर तरह से तैयार कर सकें। और यही तो है, यही तो होना चाहिए। आप किसी के अंडर चल के क्या करेंगे, खुद अपने आप को लायक बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां टॉपिक देखिए, विकास प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका होती है और यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। और अभी फ़िलहाल पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनजीओज़ पर सरकार की थोड़ी सी नज़र तिरछी है। सरकार ने कानून भी बनाए थे और उनके अधिकारों को लेकर के कुछ सीमाएं भी लगा दी गई थी। आरटीआई को लेकर थोड़ा दायरा बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। स्वयं सहायता समूहों को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न जो है ट्रस्ट जो है ढेर सारी संस्थाएं हैं जो कि विकास में लगी हुई हैं, उनके बारे में पढ़ना। लेकिन इस टॉपिक में मोटे तौर पे आपको एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन पर विशेष ध्यान देना होता है, यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाकी भी ऐसे हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या है, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं। आगे देखिए, ये 13वां, केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए, अब ये देखिए ये वाला,
अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, निकाय। सिंपल समझिए, जो जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग हैं कौन है? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, यही हैं, बुजुर्ग हैं। तो इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है, ये आपको समझना है, और इन योजनाओं को कैसे लागू किया जा रहा है, और इनके लिए ये जो अति संवेदनशील वर्ग हैं इनके लिए कौन कौन से तंत्र बनाए गए, बेसिकली क्या क्या सिस्टम काम कर रहा है, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से निकाय हैं जो कि इनके लिए काम कर रहे हैं। सिंपल, इतना आप पढ़ेंगे आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो आगे अगला टॉपिक है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन से संबंधित विषय। इसमें क्या पढ़ना है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ओवरलैप करेंगी, क्योंकि योजनाओं की बात होगी तो स्वास्थ्य के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा में सरकार क्या कर रही है, अभी नई शिक्षा नीति है उसके बारे में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। पिछले साल 2020 के मेंस में कितने क्वेश्चन आए थे, जाकर देखिए। मानव संसाधनों से संबंधित जो क्षेत्र हैं वहाँ से मतलब उनके विकास से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, सरकार कौन सी योजनाएं लेके आ रही हैं, इसे आपको पढ़ना है। सिंपल है। शिक्षा के तीनों स्तरों पे बात करेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन पे क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे उपाय करने हैं। इस पे निबंध भी आए थे, अभी भी आ सकते हैं, आगे भी। स्वास्थ्य के बारे में भी बात होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र की सच्चाई सामने आ गई है, बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, तो इस पे भी हम तैयारी करेंगे। आगे देखिए, गरीबी और भूख से संबंधित विषय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ क्या है। गरीबी एक बहुत बड़ा इशू है, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से गरीबी 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 इसी को लेकर राजनीति होती है, गरीबी हटती नहीं। तो गरीबी क्या है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या है तो नहीं पूछा जाएगा, आंकड़े के तौर पर एक फैक्ट आप लिख सकते हैं, बाकी इससे कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी, क्या कारण है, क्या प्रभाव, ये सारी चीज़ें। और भूख, अभी देखिए हंगर इंडेक्स में भारत की क्या हालत है, तो भूख से संबंधित विषय। और राजनैतिक व्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है, इससे राजनीति कैसे प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको समझेंगे ना बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया नया फील होगा कि हाँ कुछ सीखा है। ठीक है, आगे देखिए, शासन व्यवस्था आपको यहाँ पढ़ना है, गवर्नेंस का टॉपिक है ये। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, इसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं ये आप समझिए कि पारदर्शिता क्यों ज़रूरी है, इसके अभाव में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए क्या करेंगे, उसका तो एक उपाय यहाँ है ना, यहाँ भी पढ़ेंगे। जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये आपको पढ़ना है। इस जितने महत्वपूर्ण पक्ष बनते हैं इससे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और विशेष रूप से देखिए, इसका वर्णन किया गया है ई गवर्नेंस का, बहुत बड़ी भूमिका है। ई गवर्नेंस की वजह से भ्रष्टाचार को कम करने में, ये पारदर्शिता लाने में, जवाबदेही सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग कैसा है, इसका मॉडल क्या है, इसमें कितनी सफलताएं मिल रही हैं, इसकी लिमिट्स क्या हैं, आगे संभावनाएं क्या हैं, इसके आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ये एक सिंपल सी वीडियो आएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। नागरिक चार्टर क्या है, ये नागरिक चार्टर ना आपको मिलेगा वहाँ भी 4th पेपर में, इस लेवल यूपीएससी में भी ऐसा ही है। तो नागरिक चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, क्यों ज़रूरी है, हमारे यहाँ है कि नहीं है तो फिर क्या समस्याएं हैं, सिटीजन चार्टर जिसको कहते हैं। पारदर्शिता की बात फिर से यहाँ भी होगी, जवाबदेही की बात होगी, संस्थागत और अन्य उपाय क्या किए जा सकते हैं। बेसिकली शासन व्यवस्था से संबंधित है कि शासन व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, सुचारू कैसे बनाया जाए, कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये लाइन थोड़ी सी अपने तरीके से इन्होंने लिखी है, बात वही है। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, ये यूपीएससी की लाइन है, और इन्होंने थोड़ा सा 2-3 शब्द जोड़ के बढ़ा दिया। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र में चीज़ें बदल रही हैं, जनरेशन बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जा रही हैं, समाज में बदलाव हो रहा है, इकोनॉमी का स्वरूप बदल रहा है, वैसे उसके अनुसार सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं ये सिविल सेवक, या सिविल सेवा की व्यवस्था मजबूत कर रही है या कमज़ोर कर रही है, ये हमें समझना है। और अगर बेहतर बनाना है हमारे लोकतंत्र को, तो सिविल सेवा की क्या भूमिका हो सकती है, यह समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं,
इसे आप जानते रहेंगे, बहुत काम आएगा। आगे देखिए, अब आईआर का सेक्शन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नीचे भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब भारत के पड़ोसी, हमने इस पे आईआर पे तो लगभग ढेर सारे वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं। वहाँ आप देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट, गुजराल सिद्धांत, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हैं। तो ये वाला टॉपिक तो आपका लगभग कवर हो चुका है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, क्या दिक्कतें हैं, आगे भी चर्चा होगी तो फिर हम कवर करेंगे एक एक करके, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ, ठीक है। और भी बच गए सबके, मान लीजिए पड़ोसी सारे। आगे देखिए, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। आप देखिए कितने समूह बने हैं, ब्रिक्स बना हुआ है, संघाई सहयोग संगठन बना हुआ है, आसियान बना हुआ है, G20, G7, G77, दुनिया भर के। तो ये जो क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समूह है, वैश्विक समूह है, इनसे भारत का क्या संबंध है। अब ऐसे नहीं कि हर किसी के साथ, वो करंट के तहत एक कमेंट आया था कि किसके लिए हमें करंट पढ़ना है। ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, हम समझेंगे वहाँ। लेट्स मेक इट इजी में कि कैसे स्टैटिक और करंट का रिलेशन बनता है मेंस की तैयारी करते समय, ठीक। तो आपको ये समझना है कि इन समूहों के साथ भारत कैसे संबंधित है, इनके फैसले, इनके साथ जो हम करार करते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनसे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसी को लेकर के प्रश्न बनाया जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आसियान के साथ कोई समझौता होने वाला है, ठीक है, RCEP करके होने वाला था ना, भारत उससे निकल गया, तो वो इम्पोर्टेंट था, आगे भी चर्चा होती रहती है, क्योंकि भारत अभी शामिल नहीं हुआ। तो भारत को उसमें क्यों शामिल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक करार ही तो है वो। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे। आगे देखिए, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव। ये जो है, इन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन करने की कोशिश की है। यूपीएससी ने क्या किया है, ये वाला जो हिस्सा है इसको अलग से लिख दिया है, प्रवासी भारतीय, सिर्फ इतना लिख दिया, और ये जो लाइन बच गई उसको लिख दिया अलग से। इन्होंने एक साथ मिला दिया कि हमने कुछ नया किया है। नया हुआ कुछ नहीं है, सब पढ़ना है। तो भारत के हितों पर, पहले इसको हितों की बात करते हैं। विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बांग्लादेश की सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे हितों के खिलाफ है, तो हमें पढ़ना है। अमेरिका की सरकार अगर हमें कोई सुविधा देती है या दी हुई सुविधा को हटा लेती है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही अब अलग से इसको देख लीजिए, अप्रवासी भारतीयों के मामले में उन देशों का फैसला जो भी है उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस नज़रिए से भी देखना है। लेकिन यूपीएससी ने अलग लिखा है, इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से भी अप्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, उनसे हम जो पैसे प्राप्त करते हैं, रेमिटेंस जो मिलता है, जो राजनीतिक लाभ मिलता है, जो सॉफ्ट पावर हमने पढ़ा था ना, आई थिंक प्रवासी भारतीय वाला चैप्टर हमने किया है। आप देखिए वो वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत इत्मीनान से उसको कवर किया गया, बहुत कम शब्दों में। इत्मीनान से का मतलब ये नहीं कि लेके 1 घंटे तक बात कर रहा है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा प्रवासी भारतीयों के बारे में डिटेल से। तो टॉपिक कवर हो चुका है, ये पढ़ना है। आगे, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, उनके मैंडेट यानी उद्देश्य और उनके कार्य, ये सारी चीज़ें देखनी है। देखिए अभी हमने क्या कहा था, ये जो 19वां है ये बेसिकली समूह है, और ये क्या है, संस्थान है। जैसे यूएनओ हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इनके बारे में हम पढ़ना है कि इनकी संरचना कैसी है, इनके काम क्या है। बेसिकली इनके काम से प्रश्न आते हैं, जैसे और विवाद भी हो जाते हैं कुछ। एक हमने कवर किया था ना संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका काम थोड़ा सा ऐसा है कि अब दुनिया का देश थोड़े से असंतुष्ट हो रहा है, क्योंकि वीटो पावर कुछ लोगों के पास है, और इस वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय नहीं लिया जा पाते। तो ये समस्या आ रही है कि उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, उस पर हमने बात की थी। तो इनका काम क्या है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कौन कौन से मुद्दे निकलते हैं, WTO से प्रश्न आते हैं बार बार, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। आप देखिए मज़ेदार, जिसको देख के लगता है कि इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई। यह देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक, प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक अवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी। ये विशिष्ट जानकारी डराने के लिए दिया गया। आप क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसा कुछ खास यूपी के बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब आपने ओवरऑल इकोनॉमी पढ़ी है, ओवरऑल सोसाइटी को समझा है, पॉलिटी को समझा है, तो यूपी किसी अलग ग्रह पे तो है नहीं, है तो इसी में ना। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में ऐसा कौन सा चमत्कार है भाई,
भ्रष्टाचार तो यहाँ भी है, समस्याएं तो यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ की राजनीति कौन सी है? हमारे यहाँ अलग से लोग दुनिया में से आते हैं क्या? यही सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि यहाँ मेंस है ये, प्री नहीं है कि हाँ आपको फैक्चुअल जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा मेला कहाँ लगता है, ऐसा नहीं। ये जो प्रशासनिक राजस्व ये सारी चीज़ें हैं ना, समस्याओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर यूपी का एंगल दिया गया है तो यूपी की सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं उसे ठीक करने के लिए ये आप जोड़ेंगे, तो इससे इम्प्रेशन जाएगा कि हाँ आपने यूपी के बारे में पढ़ा है, बस इतना। बाकी सब कुछ वैसे जनरल सा है। आगे देखिए, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, ये बिल्कुल फालतू का दे दिया है, क्योंकि जो ऊपर हमने किया है ना, ये सब उसी में समाहित हो जाएगा। जैसे फोर्थ पेपर में हम बात करेंगे कि उपर्युक्त दिए गए सारे टॉपिक्स के केस स्टडी पे प्रश्न आएंगे, ये उसी तरह का है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय हैं, प्रांतीय, राष्ट्रीय, सब इनको लेकर के ना प्रश्न बनाए जाएंगे ऊपर के टॉपिक्स के साथ जोड़ के। अलग से बहुत कम होते हैं। अब कौन सी चीज़ हो जाएगी क्षेत्रीय स्तर पे? कोई भी घटना होगी या तो समाज से जुड़ी होगी, या तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी, या फिर राजनीति से जुड़ी होगी। तो वहाँ से टॉपिक तो पहले ही हम देख चुके हैं, वहीं से तो प्रश्न आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है सिलेबस। फिर से मैं याद दिला दूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आखिरी वीडियो जब आएगी इसकी तो उसके नीचे, वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से हिंदी और इंग्लिश में देखिए। यहाँ नीचे आप देखेंगे, एक मिनट, यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश में है चीज़ें मैंने की हैं, लेकिन अब क्या ऐसे दिखाऊँ, इसको मैंने पढ़ा नहीं। तो अब थर्ड पेपर की बात करेंगे अगले में। ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी बहुत आसान है। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।